Hello and welcome. This is third part of chapter Parties and Party System in India. In this part, we are going to discuss about fall of the Congress system. तो देखिए कांग्रेस सिस्टम पर डिस्कस करने के बाद हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि कांग्रेस का डिक्लाइन किन सिचुएशंस में हुआ। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी पीक पर थी और 1975 की जो इमरजेंसी है उसको भी समझना ज़रूरी है जो कि आपके सिलेबस में भी है। सो लेट्स बिगिन। फॉल ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। तो 1962 में कांग्रेस फिर से पावर में आती है, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। और जैसा कि हम पार्ट 2 में देख चुके हैं कि कांग्रेस 1952, 57 और 62 के इलेक्शन में लगभग 3/4 मेजॉरिटी के साथ पावर में आती है और लगभग सभी स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती है। इसके अलावा 60s का जो डिकेड है वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का इसे सबसे डिफ़िकल्ट डिकेड माना जाता है। भारत का सबसे मुश्किल डिकेड 1960 के डिकेड को माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसे इस दशक में हमने दो लड़ाइयाँ हमको लड़नी पड़ी। एक तो 1962 में चाइना के साथ हमें लड़ाई जो है युद्ध का सामना करना पड़ा और इसमें हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। और दूसरी लड़ाई हुई 1965 में पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरह इन दो युद्धों का सामना हमें करना पड़ा जिससे हमारी इकोनॉमी को हैवी लॉस का सामना करना पड़ा। इन वॉर्स का जो एक्सपेंस था हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा पड़ा, जबकि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आज़ाद हुए हमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और एक तो इकोनॉमी की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी तरफ हमको इन दो युद्धों का सामना बहुत कम अंतराल में, बहुत कम गैपिंग के साथ में हमको करना पड़ा। 1962 के बाद सिर्फ 3 साल के बाद ही 1965 में हमको एक और युद्ध का सामना करना पड़ा, जिससे जो पहले ही जो इकोनॉमी की हालत जो पहले ही ख़राब थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके अलावा पॉलिटिकली भी हमको काफ़ी लॉस हुआ। 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ होती है बहुत कम अंतराल में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है और नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के पीएम बनते हैं, जिन्हें होनेस्ट एंड इंटीग्रिटी वाली पर्सनैलिटी के रूप में पहचाना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। और इसी वजह से नेहरू के बाद सभी एकमत होते हैं शास्त्री जी को पीएम बनाने के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जो डेथ है वो 1966 में ताशकंद में हो जाती है। इंडिया पाक वॉर के बाद वे समझौते के लिए, एग्रीमेंट के लिए ताशकंद गए थे। ताशकंद कहाँ पर था? यूएसएसआर में था उस समय। तो वहाँ पर समझौते के बाद शास्त्री जी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। वैसे ये काफ़ी डिस्प्यूटेबल है। ये कहा गया था कि कि जो है जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से ही हुई थी, लेकिन ये एक डिस्प्यूटेड है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि सही मायने में डेथ किस वजह से हुई थी। तो देखिए नेहरू जी की डेथ के बाद में सीनियर लीडर्स थे, वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई नेहरू के बाद पीएम बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस के सभी लीडर्स शास्त्री जी के नाम पर एकमत थे तो मोरारजी देसाई जो है वो पीछे हट जाते हैं। और अब शास्त्री जी के मौत के बाद फिर से मोरारजी देसाई अब पीएम बनना चाहते हैं। इसके अलावा कि नेहरू की बेटी होने की वजह से नेहरू परिवार का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। कुछ लीडर्स इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, तो फिर यहाँ पर वोटिंग होती है मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कि कौन लीडर होना चाहिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का डिसीजन जाता है इंदिरा गांधी के फेवर में। तो शास्त्री जी की डेथ के बाद में पीएम बनती हैं इंदिरा गांधी। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि इंदिरा गांधी को पीएम क्यों बनाया गया। तो कांग्रेस में जो कुछ सीनियर लीडर्स थे जिनका काफ़ी नाम था अपने एरिया में, अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ थी उनकी,
उन लीडर्स के ग्रुप को कहा जाता था सिंडिकेट्स। तो इस सिंडिकेट की हेल्प से इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं इन 1966। तो देखिए सिंडिकेट ने, जिसमें कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर्स, जो काफ़ी दिग्गज लीडर माने जाते थे, वो शामिल थे। क्यों इन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया मोरारजी देसाई की जगह, क्यों इन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया? तो इसका भी रीज़न था। इसका रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी बहुत नई थी पॉलिटिक्स में, उनको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके पहले सिर्फ वो 2 पोस्ट पर ही वर्क कर चुकी थी। एक तो वो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट रही थी कांग्रेस की। इसके अलावा वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर रह चुकी थी। वो भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं थी, और इसके अलावा इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इंदिरा गांधी को इंडियन पॉलिटिक्स का। लेकिन मोरारजी देसाई को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, और उनके मोरारजी देसाई के एक्सपीरियंस के सामने तो इंदिरा गांधी का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिंडिकेट था, जो सीनियर लीडर्स थे, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी सोच ये थी कि इंदिरा गांधी को राजनीति का कोई बहुत ज़्यादा कोई खास समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो वो जो है इंदिरा गांधी जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगी। उनका ऐसा मानना था, ऐसी सोच थी उनकी, सिंडिकेट्स की, सीनियर लीडर्स की। तो वो इंदिरा गांधी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। तो ये सोचकर जो सिंडिकेट था, जो सीनियर लीडर थे, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी को पीएम बनाते हैं। लेकिन पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गिर जाती हैं। 1966 में पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी ने जो प्रॉब्लम्स फेस की, उनमें सबसे पहले है फेलियर ऑफ मानसून। 60s के डिकेड में ही 1965 से 67 के बीच देयर हैज़ बीन सीरियस ड्रॉट। देश को कई हिस्सों में अकाल का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। फूड क्राइसिस की सिचुएशंस थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी, अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस तरह बहुत बुरी सिचुएशन थी पूरी कंट्री में। तो ड्रॉथ, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सीरियस फूड शॉर्टेज। ये फूड शॉर्टेज अभी तक की सबसे बड़ी फूड शॉर्टेज थी। बिहार में सबसे बड़ा भीषण अकाल उस समय पर पड़ा, जिसमें भूख से बहुत ज़्यादा मौतें हुई बिहार में। डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी हुआ इस समय पर। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था इस समय, वो ड्रॉप कर गया था। ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फाइनेंस में, हर फील्ड में बहुत बुरी स्थिति थी, जिस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंदिरा गांधी बुरी तरीके से घिरी हुई थी। और इस समय फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन करेंसी का डिवेल्यूएशन किया गया, जिस वजह से महंगाई और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और महंगाई बढ़ने से लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें के जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, भुखमरी की स्थिति थी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब अकाल पड़ा इंडस्ट्री पर, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उस वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इन सब सिचुएशंस की वजह से बंद और हड़ताल की शुरुआत हो जाती है, लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इंदिरा गांधी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इनको सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में वो नहीं लेती हैं, वो इनको लेती हैं एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के रूप में, जिस वजह से लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और इस समय पर अगर आप देखें तो नक्सलाइट मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है देश भर में, क्योंकि जो पिछड़े हुए जो इलाके थे, उनकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से हुई है। इंदिरा गांधी को ऐसा लगा।
दिस लीड बाय द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च्ड स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। अब जो अपोजिशन था उसको ये लगने लगा कि अब हमारा चांस है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको नहीं है, वन एक्सपीरियंस है, और पॉलिटिक्स की रूल करने की उनको समझ नहीं है, और वो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरी हुई हैं। तो कांग्रेस के अंदर भी जो सिंडिकेट है वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भी उनको दबाना चाह रहा है। तो उस तरीके से अंदर भी पार्टी में भी जो है प्रॉब्लम है। तो इस वजह से अब उनको ये लगने लगा कि ये अच्छा चांस है, पावर में वो आ सकते हैं। तो इस वजह से अपोजिशन पार्टीज सभी एकजुट हो जाती हैं और वो एकजुट होकर कांग्रेस को चैलेंज करती हैं। तो इस तरीके से सभी पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने अपोजिशन को एकजुट करने के लिए उन्होंने लीड किया, और इन सभी सर्कमस्टेंसेस में लोकसभा का 1967 का इलेक्शन होता है, और साथ ही स्टेट्स असेंबलीज के भी इलेक्शन होते हैं। और जो उनके रिजल्ट थे, इन रिजल्ट को पॉलिटिकल अर्थक्वेक की संज्ञा इनको दी जाती है। क्योंकि पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस को सबसे कम वोट मिले। मेजॉरिटी तो कांग्रेस को मिली लेकिन सबसे कम सीटों के साथ। ठीक है, सिंस 1952 कांग्रेस को सबसे कम सीटें इस बार मिली 67 के इलेक्शन में। तो पहले तो कंपैरिजन में जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो इस इलेक्शन में बहुत ख़राब रहा। इंदिरा गांधी के जो कैबिनेट के जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो चुनाव हार जाते हैं। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, वेस्ट बंगाल से अतुल्य घोष, बिहार से के.बी. सहाय, गुजरात से मोरारजी देसाई, कर्नाटक से निजलिंगप्पा, ये सभी जो सिंडिकेट के ग्रुप में थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज थे, बड़े सीनियर लीडर थे, ये सभी जो है चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस 7 स्टेट्स में भी चुनाव हार जाती है, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती। तो इस तरीके से टोटल 9 स्टेट्स में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है, और ये स्टेट्स थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। आप इन्हें इस मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर में शो हो रहे हैं। इन सभी स्टेट्स में कांग्रेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, और एक कहावत तो उस समय बड़ी पॉपुलर हुई थी कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा वेस्ट बंगाल जाते हैं तो आप किसी भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट से नहीं गुजरेंगे। और मद्रास में भी वहाँ की जो रीजनल पार्टी थी डीएमके, वो पावर में आती है, और ज़्यादातर स्टेट्स में संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट बनती है। संयुक्त विधायक दल एक कोalition था, तो फर्स्ट टाइम बहुत से स्टेट्स में कोalition गवर्नमेंट बनती है। जो बहुत सी पार्टीज थी वो सब एकजुट हो जाती हैं, और आइडियोलॉजी, विचारधारा को भी यहाँ पर दरकिनार कर दिया जाता है। और बिहार की जो सोशलिस्ट पार्टी थी एसएसपी, पीएसपी, वे सीपीआई और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाती हैं। मतलब वैचारिक रूप से ये बिल्कुल अलग है। लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ये सभी पार्टियां हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर जो है सरकार बनाती हैं। इसी तरीके से पंजाब में होता है। यहाँ अकाली दल के जो 2 ग्रुप थे या 2 गुट थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, ये भी सीपीआई, सीपीआईएम, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, इन सभी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट सभी पार्टियां शामिल हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम स्टेट्स में जो है कोalition की गवर्नमेंट बनती है, जिसे संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया था। और सेंटर में भी हालांकि इंदिरा गांधी पीएम बन गई थी, लेकिन लोकसभा में उनका उतना बहुमत नहीं था जितना कि पहले हुआ करता था। और इस इलेक्शन में हालांकि सिंडिकेट जीते नहीं थे, लेकिन वे पार्टी को और इंदिरा गांधी को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो वजह बनती है कांग्रेस में डिवीज़न की या स्प्लिट की इन 1969। ठीक है, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ही कांग्रेस को स्प्लिट करना चाहती थी, क्योंकि वो सिंडिकेट के इन्फ्लुएंस से छुटकारा चाहती थी।
और 1967 के इलेक्शन में उन्हें समझ में आ गया था कि लोगों को साथ लेकर चलना जरूरी है। तो इस वजह से वो गरीबी हटाओ जैसे नारे के साथ और इसके अलावा काफ़ी सारी सोशलिस्ट पॉलिसी वो जो है इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। तो 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट होता है, डिवीज़न होता है कांग्रेस का। देखिए किस तरीके से स्प्लिट होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1969 में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है और जो कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। और इंदिरा गांधी ने जिसे सपोर्ट किया इनडायरेक्टली वो थे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी। इंदिरा गांधी पार्टी के जो लोग थे उनको कहती हैं कि आप अपने कंसेंसस, आप अपने विवेक के से जो है आप जिसे आप ठीक समझते हैं उसे वोट करिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे संजीवा रेड्डी उनको सपोर्ट ना करते हुए वो पर्सनली सपोर्ट करती हैं किसको, वीवी गिरी को। और इसके अलावा अदर कैंडिडेट अदर जो पार्टी के मेंबर थे उनको भी सपोर्ट करने के लिए कहती हैं कि आप अपने विवेक से आप करिए, मतलब मैं तो कर रही हूँ वीवी गिरी को, आप जिसे चाहें आप उसे करिए। तो इस तरीके से सिलेक्शन में वीवी गिरी जो है वो जीत जाते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्टून में ये वीवी गिरी हैं और ये संजीवा रेड्डी, इनकी इनकी हार हो जाती है। तो इस तरीके से जो सीनियर लीडर्स थे सिंडिकेट के, पार्टी प्रेसिडेंट थे निजलिंगप्पा, वो इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर देते हैं, पार्टी से निकाल देते हैं इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी फिर उसके बाद अपने सपोर्टर्स के साथ पार्टी से अलग हो जाती हैं और कांग्रेस को का जो है स्प्लिट हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है और उसमें एक का नाम होता है कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी बनती है कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी वाली थी और कांग्रेस ओ जो थी वो थी सिंडिकेट की पार्टी। अब 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से, और स्प्लिट होने की वजह से कांग्रेस माइनॉरिटी में आ जाती है क्योंकि जो सिंडिकेट्स जो सपोर्टर्स थे वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है माइनॉरिटी में आ जाती है, लेकिन सरकार बची रहती है क्योंकि उसको सीपीआई और डीएमके से उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी इनकी सपोर्ट से बच तो गई, लेकिन चूंकि वो मेजोरिटी में नहीं थी, मतलब फुल मेजोरिटी में नहीं थी, तो वो दूसरों के ऊपर टिकी भी थी, उनका सपोर्ट था उनको। तो इस वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अब एक बोल्ड डिसीजन वो लेती हैं इंदिरा गांधी, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी। और वो ये डिसीजन लेती हैं, वो रिकमेंड करती हैं डिसोल्यूशन को, लोकसभा के डिसोल्यूशन को, वो लोकसभा को भंग करने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती हैं और फ्रेश इलेक्शन करने की अपील करती हैं। तो इसके बाद जो है लोकसभा भंग हो जाती है और 1971 में मिड टर्म इलेक्शन होता है। अब इस टाइम तक इंदिरा गांधी पूरा बैकग्राउंड बना चुकी थी। वे गरीबों से, देश की जनता से कहती हैं कि वे राजाओं की प्रिवी पर्स खत्म करना चाहती हैं, राजाओं को जो सुविधाएं, जो पेंशन मिल रही है हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं, हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, हम पीडीएस सिस्टम लाना चाहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और भी कई तरीके की पॉलिसीज़ जो गरीबों के या आम जनता के इंटरेस्ट में थी, हित में थी। इंदिरा गांधी इस तरीके की पॉलिसी लेकर आती हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने जो स्लोगन दिया वो था गरीबी हटाओ, और इस नारे के साथ वो इंदिरा गांधी चुनाव के मैदान में उतरती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा नहीं था। इंदिरा गांधी का यहाँ पर यह कहना था कि हम तो कह रहे हैं गरीबी हटाओ, लेकिन अपोजिशन कह रहा है इंदिरा हटाओ, तो आप चूज करिए कि आप किसे हटाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कार्टून है प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर जो 1969 में हुआ। इसमें इंदिरा गांधी वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही हैं, ये है वीवी गिरी, और ये है निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और ये कांग्रेस को हारा हुआ देख रहे हैं।
और ये दूसरा कार्टून है मिड टर्म इलेक्शन पर, जो कि 1971 में हुआ। इसमें इंदिरा गांधी बिग मेजोरिटी के साथ में इलेक्शन जीतती हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सभी पोजीशन पर इंदिरा गांधी यहाँ पर दिख रही हैं हमें। और 71 के इलेक्शन में कांग्रेस सीपीआई जो है कंबाइंडली 375 सीट जीतती हैं ये मिलकर। और इसी के साथ 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद 72 में स्टेट्स के भी इलेक्शन होते हैं। 71 के वॉर में इंडिया ना सिर्फ ये युद्ध जीतता है बल्कि पाकिस्तान का यहाँ विभाजन भी होता है इस युद्ध में। और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में उसका जन्म होता है। ये सब हम देख चुके हैं पहले, जिसमें इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसके बाद 72 में स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, जिसमें कांग्रेस सभी स्टेट्स में चुनाव जीतती है। तो इस तरीके से 1967 में जो कांग्रेस फॉल हो गई थी वो अब फिर से रिस्टोर होती है। कांग्रेस फिर से अपनी पहली वाली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वापस आती है। और इस समय ये जो कांग्रेस का रिस्टोरेशन था, ये सिर्फ रिस्टोरेशन नहीं बल्कि कांग्रेस का यहाँ पूरा चेहरा ही बदल गया था। अब जो कांग्रेस पावर में थी वो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के कंट्रोल में थी, ठीक है। और पहले वाली कांग्रेस में अगर हम देखें तो वो कैसी कांग्रेस थी, वो डाइवर्स वाली कांग्रेस थी। उसमें बड़े बड़े चेहरे शामिल थे, उसमें पावर किसी एक लीडर के हाथ में नहीं थी जो पहले वाली कांग्रेस थी। लेकिन अब जो कांग्रेस थी वो कैसी थी, इसमें पूरी तरीके से इंदिरा गांधी सर्वोसर्वा थी। पहले वाली कांग्रेस में जो बहुत सारे जो विचार थे, ठीक है, जो डाइवर्स जो आइडियोलॉजी थी उनको सुना जाता था, जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वाली कांग्रेस कैसी थी, अब वाली कांग्रेस में पूरी तरीके से पावरफुल थी। वो कौन थी, इंदिरा गांधी। अब पार्टी में मिलजुल कर फैसले नहीं लिए जाते थे, अब फैसले लिए जाते थे इंदिरा गांधी के द्वारा पर्सनल लेवल पर। मतलब अगर आपको इंदिरा गांधी की बात अगर कोई पसंद नहीं आ रही है तो आप बाहर का रास्ता देखिए, उसको आपके विचार को सुना नहीं जाएगा, बल्कि आपको जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा कहा जा रहा है वो आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी 71 में फिर से अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ पावर में वापस आती हैं। और 1971, 72, 73 में इंदिरा गांधी काफ़ी सारे अमेंडमेंट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये वो पीरियड था जिसमें इंदिरा गांधी ने धुआंधार संशोधन किए संविधान में। राजाओं को जो प्रीवी पर्स दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का। प्रीवी पर्स क्या है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवी पर्स देखिए एक फिक्स अमाउंट था, एक पेंशन थी जो राजाओं को दी जाती थी। फर्स्ट चैप्टर में ये हम पढ़ चुके हैं। 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत में शामिल हुए थे, उन राजाओं को ताकि वो अपना स्टेटस मेंटेन रख सकें एक फिक्स अमाउंट उनको दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। और ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, जिसे इंदिरा गांधी ने इसको अमेंडमेंट करके इसको ख़त्म कर दिया था। और ये कहकर कि ये अन्याय है, ये गरीबों का या आम जनता का जो उनकी खून पसीने की जो कमाई है वो पैसा हम राशि ठाट वाट के लिए क्यों दें, जी कहकर प्रीवी पर्स को बंद कर दिया गया था। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो इस तरीके से इस पीरियड में इंदिरा गांधी पूरे पीक पर थी। और उसके बाद फिर सिचुएशन बनती है इमरजेंसी की। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इमरजेंसी के बारे में। तो इस चैप्टर में इतना ही, जितना सफिशिएंट हो सकता था उतना मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है अकॉर्डिंग टू योर रिवाइज सिलेबस। इसके अलावा चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है उसे भी आप रीड करिए। सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें अपने देश की राजनीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उस समय पर क्या हुआ था। तो इस चैप्टर को आप रीड करिए और वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।